हमको तो ऐसा लगता है कि सर फेसबुक और इंस्टाग्राम ने जब से अपना फेसबुक इंस्टाग्राम बनाया कोई अपडेट ही नहीं निकाला इसके बाद। ओके। जैसे चल रहा है चलते रहने दो। लोकल एसईओ बिजनेस लिस्टिंग से ही होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे मार्केटिंग चैनल्स हैं जो डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है। लेकिन एसईओ एक कॉमन पार्ट है जो हर चीज़ में ही यूज़ करा जाता है। अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट से एआई इंफॉर्मेशन उठाता है और उसको एक जगह पे मर्ज करता है। लेकिन कोई वेबसाइट कुछ बताती है, कोई वेबसाइट कुछ बताती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन सही हो। जहाँ जिस वेबसाइट से आप लिंक लोगे वो उसको अप्रोच करेगा, ठीक है। और वो क्योंकि वो समझ जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे सिर्फ 10 या 12 कंटेंट है, मेरी वेबसाइट पे 1000+ कंटेंट है, मैं क्यों नहीं रैंक हो रहा हूँ, ये क्यों रैंक हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका होस्ट द अल्फा पीपल के आज के पॉडकास्ट पे आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट हर किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। यस, दिस टॉपिक इज़ अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। आप में से बहुत सारे लोग जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं। तो ये पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के वो पिछले 8-9 सालों से डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, अपनी खुद की कंपनी रन कर रहे हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए ब्रांडिंग का काम भी कर चुके हैं। सो इस पॉडकास्ट को आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। संकेत सर, वेलकम टू द अल्फा पीपल। थैंक यू सर। तो सर कैसा है आप? मैं आज बहुत बढ़िया हूँ और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एनर्जेटिक फील हो रहा है कि आप जैसे बंदों से आपको मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर, अभी आपकी जो जर्नी है, जैसे जी बताया अपने दर्शकों को, डिजिटल मार्केटिंग में रही है, जी तो व्यूअर्स को थोड़ा बताइए आपने कैसे स्टार्ट किया था, क्या क्वालिफिकेशन आपकी रही है और कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में आ गए? जी सर, एक्चुअली में 2013 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से मैंने इंजीनियरिंग की थी। तो सबसे पहली जॉब मेरी लगी तो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में ही थी। लेकिन 2016 तक आते आके मुझे ऐसा लगा कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में उस लेवल का स्कोप एंड ग्रोथ नहीं है कि जो आईटी फील्ड में या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में है। तो उस टाइम पे 2016-17 में डिजिटल मार्केटिंग का एकदम नया ट्रेंड एकदम बूम पे आया। तो उसको देखते हुए मैंने अपने एक फ्रेंड से बात करी और वो एक्चुअली में एक कंपनी में जॉब करता था। उसने मुझे एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग को रेफ़र करा और देन मैं उसके बाद यूट्यूब से और थोड़ा अपने फ्रेंड से समझ के उसको समझा और सीखा और देन मैंने एक जॉब कंपनी में अप्लाई किया और वहाँ पे मेरे को एसईओ के बेसिक लेवल पे मेरे को वहाँ पे जॉब मिल गई। तो वहाँ से सर मैंने स्टार्ट करा और 2019 तक आते आते 3-4 साल मैंने जॉब करने के बाद वहाँ पे अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करी 2019 में। फिर देन एक कोरोना का हमारे पास कोरोना पीरियड आया और उस कोरोना पीरियड के बाद सर सबके ही क्लाइंट्स भी जो है काम बहुत कम दे रहे थे और चाहे डिजिटल मार्केटिंग उस टाइम बूम पे आ गई थी बिकॉज ऑनलाइन ही सारा काम हो रहा था, लेकिन क्लाइंट्स और पेमेंट्स ना आने की वजह से हमने वो ऑफिस वहाँ से बंद करके जहाँ हमारा होम टाउन था, जैसे मैं ऋषिकेश से हूँ तो मैं अपने होम टाउन पे स्विच हो गया और मैंने वहाँ से फिर एक नया स्टार्ट करने की कोशिश करी। और फिर मैंने वहाँ से एक नया स्टार्ट करा और आज सर मेरे पास एक कंपनी है जिसमें मैं बेसिकली हम ब्रांडिंग और एसईओ पे हार्ड कोर उस पर फोकस्ड हैं। और लगाइए सर, हमारा अब काम इतना है कि हमारे पास क्लाइंट्स है, लगभग 50+ क्लाइंट्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली हम इस समय 1000+ आर्टिकल्स मेन ब्रांडेड साइट्स पे पब्लिश कर चुके हैं, जैसे कि आउटलुक इंडिया, फॉर्ब्स, एंटरप्रेन्योर्स, इस तरीके की साइट्स पे हम पब्लिश कर चुके हैं। ओह वाओ, दैट इज ग्रेट। जी। तो सर, अभी एक चीज़ आप बता रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग एसईओ, तो डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ क्या दोनों सेम चीज़ नहीं है? सर आप उसको कह सकते हैं कि सेम चीज़ है, लेकिन ये सेम चीज़ होती थी बहुत पहले, लगभग लगाओ 8 या 9 साल पहले, बिकॉज तब लोग सिर्फ गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ट्विटर एड्स, ये सब कुछ नहीं होता था। तब होता भी था तो लेकिन इतनी उसके ऊपर फोकस नहीं था लोगों का। अब लेकिन क्या है कि एसईओ के ऊपर उस समय ज़्यादा फोकस था, लेकिन अब मल्टीपल चैनल्स ऑफ मार्केटिंग आने की वजह से अब एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट रह गया है। एक
पूरा डिजिटल मार्केटिंग नहीं रह गया है। लेकिन अगर आपको कुछ भी करना होता है, लेट्स से आपको फेसबुक एड्स चलाने हैं या गूगल एड्स चलाने हैं, तो हर चीज़ के लिए आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता ही है। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एसईओ इज़ डिजिटल मार्केटिंग, बट ऐसा है नहीं। मल्टीपल चैनल्स हैं अब मार्केटिंग में जिसमें हम एसईओ को यूज़ करते हैं अपनी ब्रांड वैल्यू और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए उस कंपनी के लिए। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन, जी जो डिजिटल मार्केटिंग है इट इज़ ए ब्रॉडर टर्म, जी जी और एसईओ उसके नीचे आती जी है। जी। और ऐसे ही एसईओ के अलावा देयर आर अदर Other channels like WhatsApp marketing, like email marketing, Okay. Facebook ads, Google ads, native advertisement, and there are referral affiliate marketing. So there are Okay. lots of 15 to 16, I guess, marketing channels depend on the business needs. Like if अगर आप जो ऐसा कर रहे हो कि आपके पास कोई ट्रैवल कंपनी है और आपको ही पता है कि वेबसाइट्स अब गूगल पे डायरेक्टली नहीं शो होती, उससे पहले एक मैप का स्निपेट शो होता है। तो उस केस के लिए क्या होता है, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे लोग काम करते हैं, लोकल एसईओ बोलते हैं उसे, अगर किसी का लोकल बिजनेस होता है। ओके। और जिसका अगर नेशनल लेवल का बिजनेस होता है वो कोशिश करता है कि मैं एसईओ करूँ, वेबसाइट्स बनाऊँ और उस पर काम करूँ। ठीक है, तो ज़्यादा बेनिफिट लेकिन लोकल एसईओ वाले को, जैसे टैक्सी ड्राइवर हो गया, टैक्सी सर्विस वाला हो गया, या फिर कोई होटल हो गया, उन लोगों को बेनिफिट लोकल एसईओ बिजनेस लिस्टिंग से ही होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे मार्केटिंग चैनल्स हैं जो डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ता है। लेकिन एसईओ एक कॉमन पार्ट है जो हर चीज़ में ही यूज़ करा यूज जाता होगा। है, बिकॉज बिजनेस लिस्टिंग आपको और आपको बनानी है, उसको रैंक करना है, तो उसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी कंटेंट होता है, इवन रिव्यूज़ के अंदर तक वो कीवर्ड होने चाहिए, तभी वो रैंक कर पाएगा, वरना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। So, एक कॉमन आदमी के लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है ना समझना कि ये देखने में लगता है कि एसईओ ही करनी है, कीवर्ड डालने हैं, ठीक जी, है, जी। लेकिन उसके पीछे तो काफ़ी रिसर्च होती उसके होगी। पीछे भी काफ़ी सारी रिसर्च होती है सर। आपको कॉम्पिटिटर की रिसर्च करनी पड़ती है, आपको अपने ब्रांड की रिसर्च करनी पड़ती है, आपको ये पता करना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में किस लेवल तक चल पाएगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर ऑलरेडी उस चीज़ को चला रहे हैं। अगर आपको सर्वाइव करना है तो या तो आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बजट लेके काम करना पड़ेगा, या आपको अपने कॉम्पिटिटर से कुछ ऐसा यूनिक हटके करना पड़ेगा जिससे आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हो। सो अभी इतना कुछ कर रहे हैं, इसी बीच में अब एआई भी आ गया है। जी जी अब एआई का यूज़ ड्रास्टिकली हो रहा है, जी, तो जी। डिजिटल मार्केटिंग में भी एआई का यूज़ चल रहा है अब। सर बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग में एआई का यूज़ हार्ड लेवल पे चल रहा है। जैसे कि करंटली अगर आपको कंटेंट राइटिंग करनी है, या फिर जो है आपको टाइटल किसी का सही करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ करना है, या फिर आपको वेबसाइट के अंदर स्कीमास लगानी है, तो आप वेबसाइट का यूआरएल या फिर जिस पेज के लिए भी आप कर रहे हो उसका आप यूआरएल डालो। आपको जिस तरीके की स्कीमा यूज़ करनी है, टाइटल यूज़ करना है, वो आपको पूरा का पूरा उसका आइडेंटिफिकेशन देता है कि आपको कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को। इससे कंपटीशन भी तो बढ़ गया होगा, क्योंकि एआई आने से मुझे लगता है कि जैसे कोई भी कंटेंट या आर्टिकल लिखना आसान हो गया है। अब कोई भी अननोन, मतलब नो सीखा बच्चा भी है ना, एआई का यूज़ करेगा, कंटेंट लिख लेगा तो वो एक दिन में पहले हमें लगता था कि एक कंटेंट लिखने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, अब 3 से 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, अगर आप सही इंस्ट्रक्शन सही दे रहे हो तो। सर वो बात भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एआई के साथ जब भी आपका कंटेंट कोई आता है ना, वो फर्स्ट टाइम में ही एक्यूरेट नहीं होता है। हाँ। क्योंकि उसके अंदर क्या है कि अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट से एआई इंफॉर्मेशंस उठाता है और उसको एक जगह पे मर्ज करता है। लेकिन कोई वेबसाइट कुछ बताती है, कोई वेबसाइट कुछ बताती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन सही हो एग्जैक्टली। तो इसीलिए ह्यूमन रिटर्न कंटेंट और वेल रिसर्च कंटेंट ही गूगल पर रैंक कर रहा है करंटली। तो यही रैंक कर रहा है। पहले आपका कुछ टाइम पहले तक, जब तक ये मार्च का अपडेट या फिर अक्टूबर का अपडेट नहीं आया था, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, उससे पहले तक एआई प्रॉपर वर्क कर रहा था और लोग ऐसा कर रहे थे कि एक एक दिन के अंदर 100 कंटेंट डाल रहे थे और मिलियंस का ट्रैफिक अपनी वेबसाइट्स पे ले रहे थे। लेकिन करंटली गूगल अपडेट के बाद ऐसा बहुत कम हो गया है, बिकॉज एआई कंटेंट इज़ नॉट अ हेल्पफुल कंटेंट, बिकॉज वो सब जानते हैं कि उससे किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। वो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए है, क्वालिटी बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो गूगल के कोई ऐसे एल्गोरिथम अपडेट्स भी आए हैं जिसमें एआई के कंटेंट की डिटेक्शन भी हो जाती है? जी सर, एल्गोरिथम अपडेट आए हैं। जैसे गूगल का हेल्पफुल कंटेंट अभी अपडेट रिसेंटली आया था मार्च में।
अब इसके अंदर गूगल का सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है कि आपका कंटेंट एआई है कि नहीं है। लेट्स से कि जब एआई कंटेंट लिखता है तो हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उसको एग्जैक्टली ऐसा ही पब्लिश कर देते हैं। ठीक हाँ है। अब एआई तो कंटेंट लिखता है कि जब किसी वेबसाइट से कंटेंट उठाता है, लेट्स सपोज उसने किसी पैराग्राफ को उठाया, तो वो एग्जैक्टली वैसा ही लिखेगा, उसे ऐसी ही एग्जैक्टली भाषा में लिखेगा। चाहे वो उसको रिवाइट राइट कर रहा है, एआई जो है उसको चाहे रीराइट कर रहा है, लेकिन सेंटेंस का रीराइट करने से उसका मैनर ऑफ राइटिंग चेंज नहीं हाँ होता, ऑब्वियसली। वे ऑफ राइटिंग चेंज नहीं होता, वो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि गूगल को ये पता चल जाता है कि आप किसी और कंटेंट वेबसाइट से वो कंटेंट उठा रहे हो और रीराइट करके उसी मैनर में लिख रहे हो। अगर आपको वो लिखना भी है एआई के थ्रू, तो एआई से आप इन्फॉर्मेशन लो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो कि हाँ इस टॉपिक के लिए ये इन्फॉर्मेशन हैं, लेकिन उसको राइट करो अपनी ही लैंग्वेज अपनी में। लैंग्वेज तो में। वो तब ज़्यादा बेनिफिट है रादर देन इसके कि आप 100 150 कंटेंट एक एक दिन में बना के डाल रहे हो। अगर आपको लोगों को टेस्ट करना है तो आप खुद से ये ट्राई कर सकते हो, एक न्यू डोमेन पे आप ये ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि पुराने डोमेन पे तो अगर आपकी वेबसाइट पे हिट हुई है तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि एआई कंटेंट रैंक हो पाएगा। और ये तो वही बात हो गई है कि अपने आप ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, जबकि आपको पता है कि गूगल एआई से पनिश कर देगा। राइट राइट है ना? समझ गया। तो इन शॉर्ट ये होगा कि अगर हमें एआई का यूज़ करना भी है कंटेंट राइटिंग के लिए, तो उसको एआई का यूज़ करो, कंटेंट लिखवाओ, उसको रिव्यू करो और उसको ह्यूमन टच दे दो। ह्यूमन टच दो, इन्फॉर्मेशन डालो, अपनी एक्सपर्टीज डालो, अपना एक्सपीरियंस डालो, कुछ ऐसा यूनिक कंटेंट उसके अंदर डालो जिससे गूगल को लगे कि हाँ इसने कुछ मेहनत करी है ना? राइट राइट। जी ठीक है सर। एक चीज़ और भी है कि जैसे गूगल के जो नए नए एल्गोरिथम आते जी हैं, जी तब अपडेट्स आते हैं जब, तो उससे बहुत सारी साइट्स के साथ क्या होता है कि जो रैंक टॉप पे कर रही हैं ऑटोमेटिकली वो नीचे चली गई जी है, जी और फिर उसके बाद उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है रिकवर करना। जी जी तो वो क्या करें और कैसे इस चीज़ को आप रिकवर कर सकते हैं, मतलब ये होता कैसे है सारा प्रोसेस? सर, पहले तो आपको अपनी वेब, जैसे आपकी लेट सपोज वेबसाइट है कोई, और आप पहले तो सबसे पहले उस साइट पे अगर कसिनो पोस्ट कर रहे हैं तो उस साइट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। वो डोमेन अब ज़िंदगी में कभी नहीं उठ पाएगा अगर आप उस पर कसिनो पोस्ट कर रहे हैं। ओके। इससे बेटर ये है, उसमें मेहनत करने से अच्छा एक न्यू डोमेन लीजिए और उस पर मेहनत कीजिए और कसिनो मत कीजिए। क्योंकि अगर आप कसिनो कर रहे हैं तो प्योर कसिनो साइट पे ही कीजिए, और ऐसा मत कीजिए कि आपने बना रखी है टेक की साइट और उस पर कसिनो पोस्ट कर रहे हैं, स्लॉट का पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। Obvious और है। गूगल ये कहता है कि हमको क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्वालिटी से मतलब है, और ऐसी ही इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए कि जो यूज़र के लिए हेल्पफुल हो और वन टाइम के अंदर ही यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ओके। ऐसा ना हो कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया, उसने कंटेंट पढ़ा और दूसरी वेबसाइट पे भी गया, उस पे भी कंटेंट पढ़ा, फिर उसके बाद तीसरी पे भी गया, उस पे भी कंटेंट पढ़ा, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया किसी भी साइट पे। तो मे भी हो सकता है कि यूज़र के साथ प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके कंटेंट के साथ भी प्रॉब्लम हो, है ना? तो इस केस में तो आपको रिकवरी अगर करनी है, पहले तो कसिनो की साइट पे हम रिकवरी नहीं हो पाएगी। राइट। अगर आपकी कसिनो की साइट नहीं है, जेन्युइन साइट है और वैसे ड्रॉप हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हम आपको बता देते हैं, जैसे कि 5 से 6 पॉइंट्स हैं जो मैं बता देता हूँ इससे रिलेटेड। पहला तो क्या है सर कि सबसे पहले आपको अपनी EEAT बढ़ानी पड़ेगी। EEAT क्या ये होता है? EEAT क्या होता है सर? गूगल अब बहुत स्मार्ट हो गया है। बेसिकली गूगल की एल्गोरिथम मम एल्गोरिथम पे काम करती है, MUM एक इनकी एल्गोरिथम है, उस पर भी काम करती है। वो क्या करती है सर, वो ना वर्ड्स को, इमोशंस को और आपके पैराग्राफ्स को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकती है और यूज़र को उसके अकॉर्डिंग और उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपको दे सकती है। लेट्स सपोज कि अब EEAT के बारे में बात करते हैं सर। पहला इसमें E होता है एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद E होता है एक्सपर्टीज़, फिर उसके बाद होता है सर अथॉरिटी, और उसके बाद होता है ट्रस्टवर्दीनेस। ओके। ठीक है। अब जैसे कि आपने कोई कंटेंट लिखा, अब उस कंटेंट के अंदर आपने यूनिक क्या डाला, दैट इज़ योर एक्सपीरियंस। Right. बिकॉज आप अपने एक्सपीरियंस से ही उसके अंदर कुछ यूनिकनेस डाल सकते हो। जब तक आपको कुछ उस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं करा होगा, तो आप उसके अंदर क्या यूनिक डाल सकते हो। Obviously. ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि आपके ऐसे हमारे घरों में सबके मदर्स हैं या फिर वाइफ्स हैं, जो भी हैं, ये लेट सपोज
स्टेनलेस स्टील का या फिर कास्ट आयरन का पैन धो रही हैं, Right. ठीक है, हमने एक टॉपिक कंटेंट लिखा कि हाउ टू वॉश अ स्टेनलेस कास्ट आयरन पैन, हाउ टू वॉश अ कास्ट आयरन पैन, ये एक आपका टॉपिक है। अब आप इस कंटेंट को एआई से लिखेंगे, वो आपको 600-700 वर्ड का कंटेंट तो बना के देगा, लेकिन ना उसके अंदर ओरिजिनल इमेजेस होंगी और ना ही उसके अंदर वो पीस ऑफ कंटेंट होगा जो आपके घर में जो मदर या फिर वाइफ जो यूज़ करती हैं, जैसे देसी नुस्खा यूज़ कर लिया घर का कि विम बार के अंदर नींबू डालने से और उसको स्पॉन्जी ब्रश डालने से एक ही बारी में साफ हो जाता है, जाएगा। ठीक है। Right. तो ये आपको एआई नहीं बताएगा, ये आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आएगा, Obviously. ठीक है ना। तो यही चीज़ें आप एक्सपीरियंस, यही चीज़ होती है, ठीक है। एक्सपर्टीज होती है कि लेट सपोज सॉरी, आप योगा टीचर हैं, लेट सपोज, और आप योगा टीचर तो हैं, लेकिन आप साथ में जो है वीडियोस या यूट्यूब में या फिर रील्स डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि गूगल को ये पता चलता है कि आप उस चीज़ के एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब आप उसके एक्सपर्ट हो, बिकॉज आप वो ट्रेंड भी कर रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होगे तो लोगों को सिखा कैसे सकते हो, Right. ठीक है। तो वो चीज़ होती है सर एक्सपर्टीज़। तो जब जैसे कि कोई डॉक्टर है, अब आपने कोई कंटेंट देखा कि कोई डॉक्टर से रिलेटेड टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि हाउ टू क्योर योर कोई कैंसर या फिर समथिंग, ऐसा कोई टॉपिक ले लिया, ठीक है। अब उसके ऊपर जब आपने गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर क्या आएगा, कोई कंटेंट आएंगे, ब्लॉग्स आएंगे, या तो कोई वेबसाइट आएगी, जैसे वेब एमडी हो गई, उस टाइप की वेबसाइट आएगी। अब जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे ऊपर ऑथर की प्रोफाइल आ रही होगी, यूज़र का नाम बना आ रहा होगा, उसके आगे लिखा होगा पीएचडी या डॉक्टर और एमडी इन न्यूरोलॉजी या फिजियोलॉजी या जिस चीज़ का भी वो डॉक्टर है लेट्स सपोज, ठीक है। तो उस चीज़ को डालने से गूगल को ये पता चल रहा है कि ये इसका एक्सपर्ट है, बिकॉज ये पीएचडी होल्डर है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो फिर वो इसका एक्सपर्ट है, तो इसीलिए वहाँ पे एक्सपर्टीज काम करती है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है सर इसमें अथॉरिटी। अथॉरिटी बेसिकली क्या होती है कि आपकी वेबसाइट कितनी अथॉरिटिव है, मतलब आप कितना जेन्युइन कंटेंट अपनी साइट पे डालते हो और कितने टाइम से डाल रहे हो बेसिकली, तो वो एक अथॉरिटी आप उसको कह सकते हो। अब ये चीज़ आप फुलफिल कर सकते हो लिंक बिल्डिंग के थ्रू। अगर आप लोग लिंक्स ले रहे हो अच्छी क्वालिटी के, प्योर रिलेवेंट निश के लिंक्स ले रहे हो और ऑर्गेनिकली बना रहे हो उन्हें, तो वो जो है आपकी अथॉरिटी बढ़ाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि एक कंटेंट ले रहे हो और उसके अंदर एक ही कंटेंट के अंदर 3-3 4-4 लिंक लगा रहे हो और एक ही साइट के लगा रहे हो, ठीक है, तो वो अथॉरिटी नहीं बढ़ाएगा, वो गूगल में डिमोशन करेगा। वो डिमोशन क्यों करेगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि गूगल को ये लगता है कि आप ये लिंक्स परचेज कर रहे हो, ठीक है। और गूगल में लिंक परचेज करना इज स्पैम। बेसिकली आप सर्च इंजन को मैनिपुलेट कर रहे हो कीवर्ड्स को ज़बरदस्ती रैंक कराने के लिए, लिंक्स परचेज कर करके ठीक है। तो आप ऐसा करोगे तो वो अथॉरिटी आपकी ख़राब कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी अथॉरिटी आ जाती है, ठीक है। चौथी चीज़ आती है आपकी ट्रस्टवर्दीनेस और एक्सपर्टीज़। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, बिकॉज ये दोनों ही आपकी ऑथर प्रोफाइल से, लिंक्डइन प्रोफाइल से, सोशल मीडिया प्रोफाइल से या फिर यूट्यूब प्रोफाइल से, इनसे चलती है। और अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप एक ट्रस्टेड पर्सन हो और आपकी ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है EEAT का, जो बेसिकली गूगल में बहुत टाइम से चल रहा है, 2-1.5-2 साल से चल रहा है अब, लेकिन इसका AI अपडेट के बाद, मार्च अपडेट के बाद ज़्यादा हो गया है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया, सबसे पहले आपको ये इम्प्रूव करनी पड़ेगी EEAT, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको अपनी वेबसाइट पे क्या करना पड़ेगा कि स्पैमी लिंक्स रिमूव करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करनी है। अथॉरिटी चेक करने के बाद सैमरश में या फिर आप किसी भी टूल में आप चेक कर सकते हो कि आपका लिंक अथॉरिटी स्कोर आएगा, बेसिकली लिंक स्कोर आएगा, टॉक्सिक स्कोर बोलते हैं उससे, ठीक है। तो उस टॉक्सिक स्कोर से आपका ना लिंक्स निकलेंगे कि आपके लिंक्स कितने स्पैमी हैं, कौन सा सही है। अगर आपका स्कोर 5% से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप जो लिंक आपके स्पैमी हैं उन सब लिंक्स को निकाल के डिसअबव कर दीजिए। अगर आप डिसअबव नहीं करेंगे तो वो स्पैम अपडेट, जो अभी स्पैम अपडेट आया है, स्पैम अपडेट के बाद वो और ज़्यादा उसको ट्रिगर कर रहा है।
तो Okay. वो हटाने सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तीसरी चीज़, आप अपने कंटेंट में नॉलेज हब का यूज़ करना शुरू कीजिए। ठीक है। नॉलेज हब क्या होता है सर, कि गूगल का एक बहुत टाइम पहले एक पेटेंट आया था। ठीक है। उसमें ये लोग क्या करते थे कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कोई प्राइमरी कीवर्ड हो गया, कोई टॉपिक हो गया, उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स उनके होते थे वो उन सबको डेटा को अलग से स्टोर करके रखते थे कि हाँ ये एक प्राइमरी कीवर्ड है, इससे रिलेटेड ही सारे के सारे आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। Okay. और जो साइट इसके ऊपर काम कर रही है, जैसे कि आपने प्राइमरी टॉपिक के ऊपर कंटेंट डाला, उसके साथ आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स के ऊपर सब में अलग अलग कंटेंट डाला और सबको आपस में इंटरनल लिंक करके अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले किया, तो उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे उस लेवल का इंफॉर्मेशन होगा जो एक्चुअली में एक गूगल का यूज़र सोच ढूंढ रहा हो। Okay. क्योंकि वो गूगल यही सोचता है कि कोई भी यूज़र उसकी वेबसाइट पे आए और किसी भी वेबसाइट पे आए तो उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले, और अगर उसको वो इन्फॉर्मेशन वहाँ कम्प्लीटली नहीं मिल रही है तो किसी और लिंक में उसी की वेबसाइट पे वो इन्फॉर्मेशन हो। तो वो नॉलेज हब हो गया जिस बेसिकली जिस पे गूगल इस समय फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा है। Okay. तो अगर आप लोग टॉपिक्स चूज़ कर रहे हैं तो ये ऑप्शन भी है आपके पास सैमरश के अंदर, कि सैमरश में आप जाएं, प्राइमरी टॉपिक लिखें, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आपको ये टॉप ऑप्शन मिलेगा और वहाँ से आप अपने प्राइमरी कीवर्ड्स निकाल के और कंटेंट लिखवा सकते हैं और उसको आप फिर गूगल में यूज़ कीजिए। Okay. अब इसी के ऊपर हम चौथा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चौथा पॉइंट जो मेरे को समझ में आता है कि आपको अपने ओल्ड कंटेंट को अपडेट करने की ज़रूरत है। Okay. बिकॉज गूगल के हिसाब से तो आपकी वेबसाइट का कंटेंट ख़राब है तभी वो आपको डिमोट कर रहा है। ठीक है, नहीं तो उसको क्या मज़ा थोड़ा ना आ रहा है कि वो डिमोट करेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि अपनी वेबसाइट का कंटेंट को सुधारने की ज़रूरत है। लेट सपोज आप किसी टॉपिक पे या किसी ब्लॉग पे काम कर रहे थे और वो आपका पहले तो आपको दूसरे या तीसरे नंबर पे आ रहा था, लेकिन अब वो आ ही नहीं रहा है, सर्च पे ही गायब हो गया है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जो टॉपिक या फिर जो कीवर्ड आपका रैंक हो रहा था उन कीवर्ड्स के कंटेंट को एक या दो पैराग्राफ अपडेट कीजिए और उनको दोबारा री इंडेक्सिंग के लिए डालिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक तो इन्फॉर्मेशन अपडेटेड हो जाएगी, न्यू हो जाएगी, तो गूगल को ये लगेगा कि हाँ ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और एक ट्रेंडिंग इन्फॉर्मेशन पे वर्क कर रहे हैं, न्यू वर्क कर रहे हैं, तो मे बी वो आपको रिकवरी के चांसेस बहुत थोड़ा जल्दी दे दे। Okay. ठीक है। So, sir, what is Google's current trending going on? सर गूगल बेसिकली करंटली बहुत ट्रिकी हो गया है। मतलब बड़े से बड़ा एसईओ इस समय समझने में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है कि गूगल एक्चुअली में हो क्या रहा है गूगल के साथ। अब गूगल बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव हो गया है और बेसिकली DA70+, बेसिकली देखिए DA कुछ नहीं होता। DA सिर्फ एक मोज का रैंकिंग फैक्टर है जो वो स्कोर देता है अपनी प्लेटफॉर्म पर रैंक कराने के लिए, लेकिन DA वेबसाइट गूगल नहीं यूज़ करता। गूगल बेसिकली DA नहीं यूज़ करता अपनी वेबसाइट्स, आपकी वेबसाइट्स को रैंक कराने के लिए। ठीक है, DA गूगल के फॉर्म में कुछ और है, उसको बोलते हैं हम साइट अथॉरिटी। ठीक है, जो आपके कंटेंट से आती है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है, आपके लिंक्स कितने अच्छे हैं, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके वो आती है। ठीक है, लेकिन हम हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट सोर्स तो नहीं है कि हम साइट अथॉरिटी चेक कर सकें, इसीलिए हम DA70+ या 80+ या 90+ साइट्स को हम कंसीडर करते हैं कि वो बढ़िया साइट्स हैं। बिकॉज DA इतना एकदम से नहीं बढ़ती है, वो एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है DA बढ़ने का, अगर एक्चुअली जेन्युइनली बढ़ाई जाए। करंटली फाइवर पे या फिर आपको फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे रीसेलर्स मिल जाएंगे जो $20 या $30 लेके आपकी वेबसाइट की DA बढ़ा देंगे, लेकिन वो DA टोटली स्पैमी लिंक्स की DA है। अगर वो DA आप अपनी वेबसाइट की बढ़वा रहे हैं उस तरीके से, तो आप समझिए कि आप अपनी वेबसाइट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और पैसा जो आप लगा रहे हैं DA के अलावा कंटेंट में या फिर ब्लॉगिंग में या फिर यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो एडिटिंग में, वो वेस्ट हो रहा है। तो DA अगर आपको बढ़ानी है तो आप नॉर्मली वैसे बढ़ाइए और जेन्युइन तरीके से ही बढ़ाइए। ठीक है, तो करंट ट्रेंड में गूगल पे क्या चल रहा है कि DA70+ साइट्स ही टॉप 10 सर्चेस में दिख रही हैं। Okay. ठीक है, सर्प पे दिख रही हैं। जैसे बिग ब्रांड्स हो गए, किसी भी टॉपिक के लिए या तो प्योर निश साइट दिख रही है, जैसे कि कोई ब्रांड साइट हो गई, कंपनी साइट हो गई,
वही शो हो रही है, या फिर आउटलुक इंडिया, यूएसए टुडे, फोर्ब्स, इस टाइप की साइट्स दिख रही हैं जो बड़ी बिग ब्रांड्स है। दूसरा, गूगल सर्च में क्या चल रहा है इस समय, एक तो यूसीजी कंटेंट बहुत चल रहा है, यूजर जनरेटेड कंटेंट बोलते हैं इसे। इसमें रेडिट, कोरा, मीडियम, ऐसी ऐसी साइट्स और ब्लॉग्स आते हैं जो जिस पे आप कंटेंट डाल रहे हैं और गूगल उनको रैंक करा रहा है। ठीक है, ये चल रहा है। दूसरा, तीसरी चीज़ जो है नए ब्लॉगर्स के लिए, तो सर्च पे सिर्फ और सिर्फ पीपल ऑल्सो आस्क जो सेक्शन होता है उसमें, या फिर फीचर स्निपेट, करंटली तो इसी में ही हम ट्रेंड देख पा रहे हैं कि यहीं पे रैंकिंग आ पा रही है। नहीं तो हर टॉपिक पे या फिर हाउ टू कीवर्ड्स पे टॉप 10 to 20 रिजल्ट्स में या तो आपको यूट्यूब दिखेगा, या फिर बिग ब्रांड्स दिखेंगे, या फिर आपको दिखेंगे कोरा, रेडिट, या फिर मीडियम। ठीक है, इनके अलावा आपको बहुत मुश्किल है आपको कोई और साइट या फिर जो 1-1.5 साल में शुरू हुई हो साइट हो, या वो आपको दिख जाए। पीपल ऑल्सो आस्क में आपको एक बार वो दिख सकती है और वो उसमें आ रही है, और वही करंटली एक अपॉर्चुनिटी बची है ब्लॉगर्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है, तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट को एक ब्रांड बनाना शुरू कीजिए। बेसिकली आपको एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपकी वेबसाइट का कि हाँ, हम ये लोग करते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं कि आपने एक ब्लॉग बनाया और उसके अंदर 10 टाइप की कैटेगरीज डाल दी, कि हेल्थ भी डाल दिया, टेक्नोलॉजी भी डाल दिया, और जो भी सब चीज़ें डाल दी, लेकिन वो चीज़ आपकी वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव नहीं डिस्क्राइब करता, और ना ही आपकी एक्सपर्टीज़ दिखाता कि हाँ भाई उस चीज़ पे एक्सपर्ट हो। ओके। तो वो थोड़ा मुश्किल हो गया। या फिर आपको बनानी है तो न्यूज़ साइट बनाइए, लेकिन न्यूज़ साइट के लिए आपको कंटेंट बहुत चाहिए। तो इस हिसाब से तो जो एक नई साइट्स है, नया यूजर है, जी जी नया प्लेयर है गेम में, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है सर्वाइव जी करना। सर, इस समय गूगल पे सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नई साइट्स नहीं रैंक होंगी। नई साइट अगर रैंक नहीं होगी तो जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या कंपनीज जो नई नई शुरू होती हैं वो कहाँ जाएंगी? ऑब्वियस है। वो कहाँ जाएंगी? तो मेहनत करनी पड़ेगी, होपफुली कि गूगल का इन फ्यूचर कोई ऐसा अपडेट आए कि जिस पे थोड़ी सी हमको लीनियंसी, या फिर लीनियंसी दे दें ये लोग, गूगल रैंक हो जाए, जल्दी हो जाए। लेकिन करंटली तो सर सर्वाइव करना गूगल बहुत मुश्किल हो गया है। तो अभी ये भी सुनने में आता है कि जो एसईओ है, जो हार्डकोर एसईओ होती है, ऑलमोस्ट इट इज डेड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड जी जी एनीमोर। डू यू थिंक इट इज ट्रू? सर, ऐसा आप कह तो नहीं सकते कि एसईओ डेड है, बिकॉज हमने जैसे शुरुआत में ही बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग का एक एसईओ छोटा सा पार्ट है भी, और एक पूरी डिजिटल मार्केटिंग भी है। बेसिकली क्या है, एसईओ आपको हर जगह पे यूज़ करना पड़ता है। अगर आप जो है ब्रांडिंग करते हैं, यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, वीडियोस डालते हैं, तो उसके अंदर भी आपको एसईओ करना पड़ता है। कंटेंट से लेकर स्क्रिप्ट से लेकर टैगिंग से लेकर हर चीज़ उसके अंदर आपको एसईओ करनी पड़ती है। तो एसईओ तो आप डेड नहीं बोल सकते। हाँ, ऐसा बोल सकते हो कि जो पुराने ट्रेंड्स थे एसईओ के अंदर जो लोग यूज़ करते थे, लाइक जैसे कि किसी कीवर्ड के ऊपर बल्क लिंक बिल्डिंग कर दी, या फिर बल्क गेस्ट पोस्ट लेके उस पर पीआर कर दी, ये सब चीज़ें अब थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई हैं। ये क्योंकि ये आउटडेटेड चीज़ें हैं। अब नई आपको रैंक कराना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब 4-5 चीज़ें एक साथ करनी पड़ेगी, तब जाके आप मान सकते हो कि हाँ आप रैंक करोगे। तो अभी आपने जैसे बताया लिंक बिल्डिंग का, किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर हमने लिंक बिल्डिंग करवा दी है। सो व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग लिंक बिल्डिंग? सर, राइट वे ऑफ डूइंग लिंक बिल्डिंग में तो मैंने आपको एक बार पहले भी, अभी थोड़े दिन पहले बताया था कि जैसे कि हम नेचुरल लिंक बिल्डिंग करना चाहिए अपने को ऐसा नहीं करना है कि हमने किसी वेबसाइट के ऊपर या फिर मीडियम के ऊपर या कोरा के ऊपर ही आपने कोई कंटेंट डाला, और एक ही कंटेंट के अंदर आपने 3 या 4 एंकर टेक्स्ट लगा रखे हैं, और हर एक एंकर टेक्स्ट आप अपनी ही वेबसाइट का एंकर लिंक यूज़ कर रहे हो। वो गलत हो जाएगा। वो इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को ज़बरदस्ती प्रमोट कर रहे हो। बेसिकली गूगल को ऐसा, वो क्रॉलर्स को ऐसा भी फील हो सकता है कि ऐसा लगेगा कि वो आप ज़बरदस्ती ले रहे हो। बस वो ऑप्शन मिली है तो ऑप्शन है, आपने ऑप्शन मिली है, आपने वो ले लिया, लिया, आप लगा दो, क्वांटिटी बढ़ा दो। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको सिर्फ नेचुरल वे में बनाना है। नेचुरल वे में कैसे बना सकते हो कि आपने कोई पीस ऑफ कंटेंट लिखा, उसके अंदर जिस साइट पे भी पब्लिश कर रहे हो उससे रिलेटेड 2 से 3 इंटरनल लिंक लगाएं। एक अपने क्लाइंट का लिंक या फिर अपना लिंक जिस पे भी आप
रैंक कराना चाहते हैं उस कीवर्ड का यूज़ करें, और एक दो लिंक अथॉरिटी वेबसाइट का यूज़ करें, जिससे गूगल को ये ऐसा ना लगे कि ये नेचुरली नहीं है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि हाँ किसी यूज़र ने प्रमोट किया है, उसे ओके, दिखाया है, यूज़र जनरेटेड है। ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगे कि थर्ड पर्सन ने जी कंटेंट जी, लिखा था जिसमें हमें भी क्रेडिट मिला है और कुछ लोगों को और भी मिला और है। कोई मिला है, लेकिन वो स्पॉन्सर्ड नहीं लगेगा। स्पॉन्सर नहीं लगेगा, वो बेसिकली स्पॉन्सर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि स्पॉन्सर्ड होगा तो आप अपने अपने ले लोगे, दूसरे को क्यों प्रमोट करोगे। ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। एक कंसेप्ट होता है बीच में जैसे डू फॉलो नो फॉलो, जी जी, तो वो क्या चीज़ होती है? सर ये एक लिंक टाइप्स होते हैं। बेसिकली डू फॉलो में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट, जैसे कि आपकी एक वेबसाइट है, आपने किसी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से लिंक अपनी वेबसाइट पे लिया, ठीक ठीक है, तो जब आप दूसरी वेबसाइट से लिंक ले रहे हो तो वो आपको दो टाइप के रिलेशंस दे सकता है, एक तो डू फॉलो या नो फॉलो। अगर डू फॉलो देता है तो उसकी वेबसाइट से जो लिंक चूज होगा, जो बेनिफिट होगा, वो आपकी वेबसाइट पे पास होगा, और गूगल उसको एक रेफरेंस कंसीडर करेगा कि हाँ आपकी वेबसाइट पे इस वेबसाइट से रेफरेंस आया है। बैकलिंक इज जस्ट रेफरेंस, ओके, कि आप उस वेबसाइट को रेफरेंस दे रहे हो। नो फॉलो लिंक में रेफरेंस तो होता है, लेकिन उसमें लिंक जूस पास नहीं होता। मतलब गूगल ये समझता है उसको कि इट वॉज जस्ट फॉर रेफरेंस, ये रिकमेंड नहीं कर रहा है। डू फॉलो लिंक में वो रिकमेंडेशन वाली बात आ जाती है कि हाँ ये वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को रिकमेंड कर रही है, तो वो लिंक जूस पास करता है। लेकिन यहाँ पे वो रिकमेंडेशन वाला सिस्टम नहीं होता डू नो फॉलो लिंक में। तो इसमें क्या हमें हमेशा सारे लिंक डू फॉलो करने चाहिए या तो कॉम्बिनेशन कैसा होता है? ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे ही डू फॉलो करने हैं। अगर सारे ही डू फॉलो कर देंगे तो वो तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा आपको, जबकि हमको लगभग लगाए 70 to 80% आपको डू फॉलो बनाने चाहिए, और 10 से 20% करीब नो फॉलो बनाने चाहिए। और नो फॉलो लिंक बेसिकली जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट होते हैं, जैसे कोरा हो गया, मीडियम होगा, इन साइट से आपको नो फॉलो लिंक ज़्यादा जल्दी मिलता है, और इन पे डू फॉलो लिंक नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आपको जो ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं या फिर बुक मार्किंग्स होती है, यहाँ पे आपको डू फॉलो मिल सकता है। ओके, सो अभी जैसे अब हमने बात की है कि डिफरेंट टाइप के लिंक्स होते हैं, ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो गूगल के कुछ एल्गोरिथम्स वगैरह के अपडेट्स आते हैं, तो अभी लेटेस्ट क्या लीक आ रहा है कि आने वाले में क्या टाइम में क्या आने वाला है, कुछ आइडिया? सर इस समय करंटली अब जो आने वाला है वो AI ओवरव्यू है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। AI ओवरव्यू, पहले इसका नाम देखिए SGE था। SGE मतलब सर्च जनरेटेड रिजल्ट, ठीक है। ये गूगल पे आप टॉपिक लिखते हैं, वो अपने आप कीवर्ड लिखते हैं, वो अपने आप ही आपको कंटेंट जनरेट करके दे रहा था, SGE बोलते हैं। लेकिन अब ये थोड़ा चेंज हो गया है, इसका नाम अब आ गया AI ओवरव्यू। अभी ये रिसेंटली लॉन्च ही हुआ है, और लगभग लगाइए 2 से 3 मिलियन यूज़र तक ही पहुंचा होगा US में। लेकिन गूगल का कहना ये है कि हम इस साल के अंत तक ये 1 बिलियन यूज़र्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब AI ओवरव्यू है क्या? AI ओवरव्यू में क्या होता है सर, कि जैसे आपने कोई कीवर्ड लिखा, गूगल AI की मदद से ही आपकी वेबसाइट का, आप AI की मदद से ही वेबसाइट का कंटेंट या फिर उसका रिजल्ट आपको गूगल पे ही दिखा देगा, और नीचे आपको सजेस्ट करेगा 2 से 3 लिंक्स कि ये हमने आंसर निकाला है, और ये एक बेस्ट वे है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट या फिर अपने क्वेरी को फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये AI ओवरव्यू है। अब मेन बात आ जाती है सर कि AI ओवरव्यू में रैंक कैसे किया जाए। अभी तो सर ये लेटेस्ट ही आया है, और इंडिया में ये AI ओवरव्यू अभी प्रॉपर नहीं चालू हुआ। तो US क्लाइंट्स के लिए ही आप अभी AI ओवरव्यू के लिए डिस्कस कर सकते हो, और इसको रैंक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट को AI ओवरव्यू के लिए लिंक करना पड़ेगा। अब ये लिंक क्या हुआ AI ओवरव्यू के, क्या आप गूगल के अंदर जाके AI में थोड़ा ना लिंक करेंगे, है ना। तो इस चीज़ के लिए क्या है, गूगल का एक गूगल नॉलेज हब है। ठीक है, गूगल नॉलेज हब कैसे बनता है? गूगल नॉलेज हब विकी डेटा पे बना है, विकी डेटा पे। अब विकी डेटा से आपको लिंक लेना है, जैसे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, एक कीवर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको विकी डेटा का, जैसे आप सपोज करो दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं कि बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली, ठीक है, तो गूगल को कैसे पता चलेगा आप दिल्ली के बारे में बात कर रहे हो? AI ओवरव्यू कैसे पता चलेगा कि आप दिल्ली के बारे में बात कर रहे हो? तो आपको दिल्ली नाम के कीवर्ड वर्ड के ऊपर अपने कंटेंट में विकी डेटा का लिंक लगाना है, दिल्ली का ही। तो गूगल को ये पता चल जाएगा कि आप डेटा, विकी डेटा में भी आप उसी दिल्ली के बारे में बात कर रहे हो जो मैं AI ओवरव्यू में ढूंढ रहा हूँ।
जो मैं AI ओवरव्यू के नॉलेज गूगल नॉलेज हब में ढूंढ रहा हूँ, आप उसी दिल्ली के बारे में बात कर रहे हो। फिर वो क्या करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन और अपने गूगल नॉलेज हब की इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करेगा और जो बेस्ट रिजल्ट आएगा वो गूगल में सामने फ्रंट में दिखाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिंक करना ज़रूरी है। उसके बाद जो भी करंट एसईओ के ट्रेंड्स हैं वो सब करने ज़रूरी हैं, क्योंकि रैंकिंग फैक्टर्स उसमें भी वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके AI व्यू में लिंक कर दिया और सीधा सीधा कंटेंट रैंक आने लग गया, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका कंटेंट रैंक अच्छा नहीं होगा तो वो AI ओवरव्यू में वैसे भी नहीं दिखाएगा। गूगल आपको तभी AI ओवर में दिखाएगा जब गूगल नॉलेज हब की इन्फॉर्मेशन और आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन कुछ हद तक मैच होगी और कुछ हद तक यूनिक होगी। तो इन शॉर्ट ये होगा कि ये वेरिफिकेशन होगी, जैसे एक जी। पर्टिकुलर कीवर्ड है गूगल नॉलेज हब के अकॉर्डिंग और विकीपीडिया के अकॉर्डिंग तो इन दोनों को मैच किया, इन हाँ दोनों ये को match सेम ही किया। बंदा है या सेम ही टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, इसी जो टॉपिक यहाँ में पे बात कर रहे हैं, और वो उसको लिंक करेगा, फिर अपनी वेबसाइट पे अपने वो दिखाना शुरू करेगा कंटेंट। ओके दैट मेक सेंस। जी। तो सर अभी ये सब चीज़ें की हमने डिस्कस किया, एक कंसेप्ट पिछले शायद 4-5 साल से या 5-6 साल से काफ़ी मार्केट में ट्रेंड में चल रहा था कि, और बहुत सारी कंपनियां भी खड़ी हो गई हैं जिसको हम एफिलिएट मार्केटिंग जी जी जी। सो एफिलिएट मार्केटिंग का क्या कंसेप्ट रहता है? सर एफिलिएट मार्केटिंग इज व्हाट जस्ट रेफरल। जैसे आप सपोज कीजिए पहले की MLM साइट्स कंपनीज होती थी, जैसे एमवे ने अपने एजेंट्स बैठा रखे थे और वो दूसरे बंदे के पास जाते थे कि भाई आप ये प्रोडक्ट लो, आप दूसरे बंदे को बनाओगे तो आपको एक कमीशन मिलेगा। ठीक है, वो रेफरल मार्केटिंग होती थी। इसी का ऑनलाइन वर्जन ही एफिलिएट मार्केटिंग है, जो बेसिकली मैं तो समझता हूँ कि हर बंदे को ही मालूम होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली। लेकिन मेन बात क्या आती है कि क्या करंटली ये चलेगी, क्या 2024 में चलेगी? आपके मन में सवाल होगा, बताइए। राइट, है ना? तो हम देखिए, हमारी जो रिसर्च है, मतलब 8 साल के एक्सपीरियंस में इस समय गूगल का जो दौर है वो अपने टॉप लेवल पे है कि मतलब SEO इज़ टू टफ नाउ, और एफिलिएट मार्केटिंग इज़ मोर देन टफर देन SEO, बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग में आप रेफर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन गूगल के हिसाब से आप उनको डायरेक्टली रेफर नहीं करोगे। आपके लिए बीच में एक ब्रिज पेज होना चाहिए जो आपके कंटेंट से इंस्पायर होके, यूज़र आपके कंटेंट से इंस्पायर होके उसके लिंक पे जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो डायरेक्टली उस पर लिंक पे चला जाए। ठीक है, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग में करंटली चल रहा है। और इसमें अब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि अभी मार्च अपडेट में पैरासाइट SEO के ऊपर भी गूगल ने एक प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब ऑब्जेक्शन किया है कि आप किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी का यूज़ करके एफिलिएट के लिंक्स को या फिर अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए आउटलुक इंडिया है फॉर एग्जांपल। अब लोग क्या कर रहे थे कि जैसे कसिनो का कोई एफिलिएट है या फिर CBD का कोई एफिलिएट है, अब CBD का कोई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर एक टॉपिक बना के डाला कि 5 बेस्ट CBD प्रोडक्ट्स इन USA। राइट, ये एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक के ऊपर उन्होंने 2000 वर्ड का कंटेंट लिया। 2000 वर्ड के कंटेंट के अंदर 8 से 9 जगह लिंक लगाया, बिकॉज आउटलुक इंडिया 6 से 7 लिंक्स अलाउ करता है। ठीक है, वो लिंक्स आपने अपनी वेबसाइट के नहीं लगाए, आपने डायरेक्ट अपना एफिलिएट लिंक लगाया। तो आप अपना एफिलिएट लिंक लगाएंगे, पब्लिश करेंगे, तो जब आप पब्लिश कर रहे थे तो आउटलुक इंडिया की अथॉरिटी इतनी हाई है कि उसकी वजह से वो कंटेंट रैंक हो रहा था दूसरे तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, कभी चौथे नंबर पे। ऐसे कंटेंट लोग बहुत डाल रहे थे और ट्रैफिक आ रहा था यहाँ से डायरेक्टली, और आपकी वेबसाइट पे तो कोई मतलब नहीं रह गया कि ब्रिज पॉलिसी का पेज नहीं, मतलब नहीं रह गया। डायरेक्टली एफिलिएट लिंक पे ट्रैफिक आ रहा है, परचेज हो रही है, सेल्स हो रही हैं और आपको कमीशंस आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे ये तो पता नहीं चलता कि आप से क्यों सेल्स की जाए, ऐसा तो कोई भी कर सकता था। और आउटलुक इंडिया एक न्यूज़ की साइट है, अब उसकी साइट पे अगर कोई कसिनो या फिर CBD प्रमोट कर रहा है तो गूगल को तो ये फिर समझ नहीं आता कि उसकी अथॉरिटी इतनी हाई है जिसकी वजह से आप लोग ऐसे चीज़ें प्रमोट करोगे, तो वो नेगलेक्ट कर रहा है इसको। करंटली 5 मई को भी एक अपडेट आया है जिसमें उन्होंने फोर्ब्स, USA टुडे, ऐसे ऐसे बिग ब्रांड्स के लिए जो इनके पास कूपन की निश थी, स्पेशली कूपन्स की जो निश थी, वो सारी की सारी डी इंडेक्स कर दी हैं एक ही बारी के अंदर। ओके।
तो मिलियंस ऑफ ट्रैफिक का लॉस हो गया है लोगों को, सिर्फ क्योंकि गूगल ये कहता है कि अगर आपकी कूपन्स की साइट नहीं है तो आप कूपन क्यों प्रमोट कर रहे हो, आप तो न्यूज़ बेच रहे हो, राइट। आप तो न्यूज़ बेच रहे हो तो कूपन क्यों प्रमोट कर रहे हो। सो एक टर्म से जैसे अब हम किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं कुछ, जी तो जी। वो टर्म हमारी गैस पोस्टिंग। सो आई आई फील लाइक कि आप इसकी जो जी जी। एक्सपर्टाइज, आपकी कंपनी की जी जी। एक्सपर्टाइज गेस्ट पोस्ट में जी है, जी। तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए जरा इसको। सर गेस्ट पोस्ट जैसे मैंने आपको बताया है कि बैकलिंक्स इज जस्ट रिकमेंडेशन एंड रेफरल बेसिकली। तो गेस्ट पोस्ट भी एक यही चीज़ है कि जिसमें जो है आप दूसरे बंदे को लिंक दे रहे हो। लेट सपोज जैसे कि आपका कोई कीवर्ड है और उस कीवर्ड को रैंक कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कंटेंट भी लगता है और यूट्यूब चैनल्स के प्रमोशंस भी लगते हैं, ब्रांडिंग भी लगती है आपकी सोशल मीडिया की, तो वहाँ पे लिंक बिल्डिंग भी लगती है। अब लिंक बिल्डिंग करने के तरीके तो बहुत हैं, जैसे आप बुक मार्किंग भी कर सकते हो, फॉरम पोस्टिंग भी कर सकते हो, Q&A भी कर सकते हो। राइट राइट। तो गेस्ट पोस्टिंग भी एक लिंक बिल्डिंग का ही तरीका है। इसमें आप दूसरे की वेबसाइट की अथॉरिटी को यूज़ करते हैं और अपनी वेबसाइट के कंटेंट उसमें पब्लिश करते हैं ताकि वो आपको एक रिकमेंडेशन दे लिंक की फॉर्म में, तो वो गेस्ट पोस्टिंग होती है। तो हम सर गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, लगभग 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं हमें गेस्ट पोस्टिंग करते हुए, और लगभग लगाए हैं इंडियन न्यूज़ के अंदर हमारे पास सारी ब्रांड्स के PR की वेबसाइट्स के एक्सेस हैं इस समय करेंटली। तो अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग कराएंगे सब बताया ना हमें। बिल्कुल डेफिनेटली जरूर कांटेक्ट करेंगे। जी जी। तो सर ये जो गेस्ट पोस्टिंग है, तो ये मतलब पेड होती है, फ्री है, कैसे सर ये है? दोनों टाइप से होती हैं, ये पेड भी होती हैं, फ्री भी होती हैं। फ्री साइट सर आप ले तो लेंगे लेकिन उनका भरोसा नहीं होता है कि वो कंटेंट कैसा डाल रहे हैं। बेसिकली जब कोई न्यू साइट तैयार होती है तो शुरुआत में कोई भी ब्लॉगर जो है उसको फ्री ही ट्राई करता है कि फ्री ही मैं बेचता हूँ ताकि मेरी वेबसाइट पे रीच बढ़े और लोग आएँ तब मेरे को बाद में ऑर्डर आए। लेकिन ऐसी साइट से लिंक लेना बेकार है, बिकॉज कि अगर ऐसी साइट से आप लिंक ले रहे हो जो बेसिकली प्राइमरी पर्पस ही उसका गेस्ट ब्लॉगिंग है, ठीक है, तो वो तो सिर्फ कंटेंट डालता रहेगा, ऐसा कंटेंट डालता रहेगा ना जिसका कोई सर होगा ना पैर होगा, और वो आपको बेचता रहेगा, काम बेचता रहेगा। तो ऐसी साइट से लिंक लोगे तो गूगल आपको उल्टा डिमोट ही करेगा। इसलिए साइट अगर आपको गेस्ट पोस्टिंग की लेनी है तो ऐसी लीजिए, या तो वो कंपनी साइट हो या फिर ब्लॉगिंग में उसकी कुछ कम से कम कुछ ब्रांडिंग हो, ब्रांड हो बेसिकली। ओके। तो ऐसी साइट से अगर आप लेते हो तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप नॉर्मल ऐसी साइट्स लेते हो कि जो $20 या $25 दे के DAR बढ़वा लेती हैं और डेली का 50-50 60 कंटेंट गेस्ट पोस्टिंग का डालती हैं, लेकिन अपना तो कोई कंटेंट नहीं डालती हैं, सारा का सारा AI से डलवाती हैं, तो ऐसी साइट पे तो कचरा है, तो वो तो गूगल भी नहीं करेगा उसको रैंक। राइट राइट। सो एक चीज़ और भी कंसेप्ट था जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो जैसे कोई वेबसाइट है जिसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जिसकी DA है 50 है DA, जी ठीक है। सो अभी उस वेबसाइट के ऊपर नॉर्मली जैसे आउटगोइंग लिंक्स हैं वो मान लो 1000-2000 है, एज कंपेरेटिव टू दैट उसी साइट के ऊपर 15-16 हज़ार लिंक हैं। तो जो 1000-2000 है तब हम उस पर अगर गेस्ट पोस्ट करते हैं वो अच्छा है, अगर 15-16 हज़ार लिंक हैं तो वो अच्छा नहीं है जिसको मानते हैं। सर, वो आप फिर लिंक्स को क्वांटिटी के फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन लिंक्स को आपको क्वांटिटी के फॉर्म के अलावा आपको क्वालिटी में भी लेना है। हाँ ऑब्वियस है। वो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कहते हैं उसमें दिया हुआ था कि जो अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी है उसकी, वो ऑलरेडी यूज हो चुकी है। तो ऐसा होता है कि अगर मान लो मेरी वेबसाइट है, मेरे पास है ना काफ़ी सारे लिंक्स हैं, आउटगोइंग लिंक्स हैं, मैंने गेस्ट एज ए गेस्ट को सेल भी किए और जेन्युइन भी कंटेंट है, लेकिन पर मेरे जो लिंक्स हैं वो बहुत हाई हैं, ज़्यादा है, तो उससे मेरे जो करंट वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी वो कम हो जाएगी। नहीं, आपकी DA नहीं कम होगी सर। गेस्ट पोस्टिंग के अगर आप आर्टिकल्स करेंगे तो आपकी DA कम नहीं होगी, लेकिन आपकी DR कम हो सकती है। DR क्या? DR डोमेन रेटिंग होती है। ये सर जैसे Ahref एक टूल है, एक मोज टूल है, एक ऐसे ही आपका SEMrush है। तो इन टूल्स ने अपना अपना एक स्कोर बना रखा है रैंकिंग अपने प्लेटफॉर्म पर रैंकिंग दिखाने के लिए। ओके। ठीक है, तो जैसे मोज ने DA बना रखा है, डोमेन अथॉरिटी इसको बोलते हैं लोग। DR Ahref का स्कोर है,
ऐसे एक साइट अथॉरिटी है, एएस स्कोर बोलते हैं, वो सैमरश का है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, लेकिन ये तीनों गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स नहीं है। ये सिर्फ आपको ये बताते हैं कि हाँ ये वेबसाइट अच्छी है, ये वेबसाइट बेकार है, ओके। ठीक है, लेकिन इस पे भी मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ चेक करने की कौन सी वेबसाइट अच्छी है मैनिपुलेशन के बाद भी कौन सी वेबसाइट बेकार है, तो सबसे पहले आप उसकी बैकलिंक्स चेक कीजिए और उनकी बैकलिंक्स में सैमरश के अंदर जाके कंटेंट सेट कीजिए। फिल्टर होता है वहाँ के अंदर कि लिंक टाइप कौन सा है, उसके अंदर कंटेंट सेट कीजिए और उसके अंदर ब्लॉगिंग सेट कीजिए। अगर आपको बिग ब्रांड्स के वहाँ पे लिंक्स दिख रहे हैं या फिर ऐसे साइट्स के लिंक दिख रहे हैं जो एक्चुअली में जेन्युइन कंपनीज़ हैं या फिर जो है काफ़ी अथॉरिटी साइट्स हैं, तो आप उस साइट को एक बढ़िया अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप उसका स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं या फिर जो है उस वेबसाइट के लिंक्स ऐसे देख सकते हैं कि वो सिर्फ बुक मार्किंग सी वेबसाइट से बना है, तो आप उसको कंसिडर कर एक बार कह सकते हैं कि वो शायद अच्छी नहीं साइट है। सो जैसे मानो नहीं लेनी कि चाहिए। कोई एक वेबसाइट है जो नई वेबसाइट है और XYZ रीजन से बंदे ने बनाई है, उस वेबसाइट पे उसके पास मान लो 15-20 ही आर्टिकल्स हैं और वो ऐसे गेस्ट पोस्टिंग लेता है बड़ी ब्रांड से, वेबसाइट से 10-15 लिए, पेड लिया, तो इज इट ओके फॉर दैट? और गूगल क्या उसको रैंक करेगा? सर गूगल उसको तभी रैंक करेगा अगर उसका कंटेंट अच्छा होगा। अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा और आप चाहे अथॉरिटी साइट से भी लिंक लेते रहोगे ना, तो वो रैंक नहीं करेगा, ओके। वो बिल्कुल भी रैंक नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपको अपना कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है उसके बाद आप उसका अच्छी साइट से लिंक लीजिए तो ज़रूर रैंक करेगा। लेकिन उसके लिए आपकी वेबसाइट की ब्रांड वैल्यू और एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपकी वेबसाइट का कि आप जैसे टेक, आपका ऑब्जेक्टिव है कि एक वेब डेवलपमेंट कंपनी है, ओके। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो गया ये। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी से गेस्ट पोस्ट लेते हैं या अपनी वेबसाइट पे एसईओ से रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करवाते हैं, तो आपको भी नुकसान नहीं होगा और उसको भी नुकसान नहीं होगा अनटिल और अनलेस वो उसी चीज़ की कंपनी हो। ऐसा ना हो कि वो तो हेल्थ की कंपनी है और आप अपनी वेबसाइट पर कंटेंट दे रहे हो, तो उसमें आप ही का नुकसान होगा, उसको भी नुकसान होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ दोनों को का। नुकसान होगा। जी, रिलेवेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस चीज़ के ऊपर। सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक बंदा है जो अपनी नई साइट के लिए कुछ कंटेंट लेके आ रहा है, तो उस कंटेंट में लेके 5-6 कंटेंट उसने लिखे हैं, उसके बाद वो क्या कर रहा है कि गेस्ट पोस्ट लेता है किसी हाई प्रोफाइल वेबसाइट से, तो उनसे रैंक ट्रैफिक भी डाइवर्ट करता है, गूगल उसको इंडेक्स करता है एंड टेक इट टू द टॉप, रैंकिंग में टॉप पे ले जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब दोबारा उसको इंडेक्स करता है एकदम नीचे ले जाता है, तो ऐसा क्यों है? सर वही बात है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए वो कीवर्ड सस्टेन नहीं हो पाता। अब आपने किसी कॉम्पिटिटर को बीट किया, आप अपनी वेबसाइट को ऊपर लिया है, ठीक है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर का एसईओ भी तो बैठा है, वो भी तो चेक करेगा कि मेरा कीवर्ड रैंक हो रहा था, मैं क्यों नीचे चला गया, ये क्यों ऊपर आ गया। ऑब्वियस है। वो आपका चेक करेगा, जहाँ जिस वेबसाइट से आप लिंक लोगे वो उसको अप्रोच करेगा, ठीक है। और वो क्योंकि वो समझ जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे सिर्फ 10 या 12 कंटेंट है, मेरे वेबसाइट पे 1000+ कंटेंट है, मैं क्यों नहीं रैंक हो रहा हूँ, ये क्यों रैंक हो रहा है। वो सबसे पहले चेक करेगा बैकलिंक प्रोफाइल आपकी वेबसाइट की। जैसे ही आप अपनी बैकलिंक प्रोफाइल वो चेक करेगा, वो समझेगा कि भाई ये तो इन वेबसाइट से लिंक ले रहा है और ये अथॉरिटी साइट्स अच्छी साइट्स हैं, तो मे भी इसकी वजह से रैंक हो रहा हो, तो वो उनको अप्रोच करेगा, आउटरीच करेगा उनको जाके। अब जब वो उनको आउटरीच करेगा, और मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि सर कि उसको कुछ लिंक्स मिले कुछ ना मिले, जो अगर कुछ उसको मिल जाते हैं और उसकी वेबसाइट पे कंटेंट ज़्यादा है, और तो गूगल ऑफ कोर्स से फिर उसको ही रैंक कराएगा अगर उसको लिंक मिल जाएंगे, कंटेंट अच्छा है अगर, अनटिल और अनलेस आपने कुछ ऐसा यूनिक ना डाल रखा हो जो आपके कॉम्पिटिटर ने ना डाल रखा हो और जो ट्रेंडिंग हो। अगर आपके पास कोई ट्रेंडिंग चीज़ है और आपके कंप्यूटर या इंटरनेट पे कहीं नहीं है, वो आप ही के एक्सपीरियंस से ही निकली है, वो आपके दिमाग की उपज है, जो भी आप कह सकते हो, वो आपने डाला, तो आप लॉन्ग टाइम से सस्टेन कर सकते हो, बिकॉज वो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जिस दिन वो इंफॉर्मेशन आपका कॉम्पिटिटर यूज़ करने लग जाएगा या फिर आपके कॉम्पिटिटर कोई और यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आ जाएगा या फिर अपडेटेड कंटेंट निकाल के लेके आ जाएगा, तो वो रैंक करने लग जाएगा। इसीलिए हम लोगों को एसईओ में हमेशा कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ती है।
इसी चक्कर में, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कब आपसे ऊपर निकल जाएगा आप उसको कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज उसका भी बजट है, हमारा भी बजट है। अब जैसे मैं आपको एक सपोज करता हूँ, हमारे पास एक केस स्टडी है योगा से रिलेटेड ही, ठीक है। तो योगा से रिलेटेड केस स्टडी क्या है कि हम, जैसे मैं ऋषिकेश से हूँ, तो यहाँ पे क्या है, योगा हब है बेसिकली। तो यहाँ पे 700 प्लस योगा स्कूल्स हैं। अब गूगल हर एक योगा स्कूल को थोड़ा ऊपर रैंक कराएगा, है ना। तो इस केस में एसईओ के लिए योगा स्कूल, जो टॉप ट्रेंडिंग योगा स्कूल्स हैं, उन्होंने बजट डिसाइड कर रखा है लगभग लगाओ 1-1.25 लाख रुपये महीने का, एट सपोज कीजिए आप। लेकिन एसईओ के लोग करते क्या है, एजेंसीज करती क्या है, ये लोग अच्छे लिंक्स बनाने की जगह पे बुक मार्किंग के लिंक्स बनाती हैं, फॉरम्स के लिंक्स बनाती हैं, और बेसिकली योगा स्कूल्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है कि पैसा ऐट लिया जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ अब योगा स्कूल समझदार हो गए हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एजेंसीज को नहीं करते, वो लोग खुद बंदा हायर कर लेते हैं, अपने पास ही बैठाते हैं वहीं पे, और उसको कमीशन बेस पे काम कराते हैं कि भाई तू कमीशन बेस पे काम कर, मैं तेरे को जो है इस एक सेल्स पे $100 दूंगा या $150 दूंगा, वो बस मेरे लिए एसईओ के लिए यहाँ से काम कर। अब आपने लेट सपोज कोई योगा की कंपनी शुरू करी, जैसे हमारे पास एक क्लाइंट आया था दृष्टि योगशाला कुछ टाइम पहले, लगभग लगाओ 1 साल हो गया उसे, ठीक है। अब उनका बजट था लगभग लगाओ 20-22 हज़ार रुपये महीने का। अब वो कहते हैं कि हमको रैंकिंग चाहिए 6 से 7 महीने में, ठीक है। अब उस केस में रैंकिंग कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जब आपके कॉम्पिटिटर का बजट है 1.5 लाख रुपये महीने का और आपका बजट है 20,000 रुपये महीने का, तो आप कैसे रैंक कर पाओगे उस चीज़ में, ठीक है। तो उस केस में हमने उसको रैंक तो करा दिया 3 से 4 महीने में, लेकिन वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, बिकॉज उसके कॉम्पिटिटर का बजट ज़्यादा था, और दूसरा क्या है कि उसके कॉम्पिटिटर ने वही लिंक्स वहाँ से लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फिर वो ऊपर चला गया। तो फिर हमने अपने क्लाइंट को बोला, तो फिर हमारे क्लाइंट ने अपना थोड़ा सा बजट बढ़ाया और थोड़ा सा ब्रांडिंग पे फोकस करा, स्पेशली इन यूट्यूब और स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, इन पे फोकस करा। तो अब चाहे वो अपने कॉम्पिटिटर से 1 पॉइंट नीचे है, लेकिन वो इतना भी नहीं गिरा कि वो सस्टेन नहीं कर पाया, वो अभी भी 7वें-8वें नंबर पे आता है, जहाँ की वो 4थे-5वें नंबर पे आ गया था अपडेट के बाद भी। सॉरी टू कट यू, डिजिटल मार्केटिंग में सर ब्रांडिंग में आप क्या क्या कवर करते हैं? सर ब्रांडिंग में सबसे पहले तो हम यूट्यूब कवर करते हैं, फिर इंस्टाग्राम कोशिश करते हैं, और तीसरा हम कोशिश करते हैं कि अब जो ट्रेंडिंग चल रहा है व्हाट्सएप की कम्युनिटी चल रही है। बेसिकली व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप लिंक डालते हो ना, सबसे ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट आपका व्हाट्सएप में है करेंटली मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग का भी आपका इतना क्लिक थ्रू रेट नहीं है जितना व्हाट्सएप मार्केटिंग का है, बिकॉज हर बंदा मोस्टली व्हाट्सएप एक बार खोल के तो देखता ही देखता है, ईमेल खोल के देखे ना देखे, लेकिन व्हाट्सएप तो एक दिन में 100 बार खोलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है व्हाट्सएप मार्केटिंग का ट्रेंड चल रहा है। अगर आपकी ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी बनी हुई है पहले से ही, जैसे कि ब्रांड वैल्यू कह सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे 1-1.25 करीब ट्रैफिक आ रहा है, किसी कीवर्ड से आ रहा है, ठीक है, तो आप उसके अंदर ऑथर प्रोफाइल डालते हो, उसमें शेयर का ऑप्शन डालते हो, और नीचे फॉलो नाउ फॉलो अस भी करते हो, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप अपने व्हाट्सएप के अंदर कम्युनिटी के अंदर मेंबर्स को ज्वाइन करा लेते हो, या टेलीग्राम के अंदर मेंबर्स को ज्वाइन करा लेते हो, तो वहाँ पे जब आप कंटेंट पब्लिश करेंगे ना, तो आपके पास ट्रैफिक इंस्टेंट आएगा, बिकॉज व्हाट्सएप का एक तो क्लिक थ्रू रेट है। लेट सपोज आपकी कम्युनिटी में 50,000 लोग हैं और आपने कोई टॉपिक वहाँ पे पब्लिश करा, तो जैसे ही कोई यूज़र उस पर क्लिक करेगा, तो एक बारी में हो सकता है कि 10,000 लोग हैं, एक बारी में 20,000 लोग हैं, जितने भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। पहुँचेगा तो सबके पास। स्पैम का तो कोई प्रॉब्लम वो है नहीं, इशू कि ईमेल की तरह की स्पैम में चली जाएगी या क्लिक नहीं हो पाएगा, है ना। वो सीन तो है नहीं इसमें। तो एक तो व्हाट्सएप कम्युनिटी कवर करनी चाहिए, दूसरा सर इंस्टाग्राम कवर करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे आपको ट्विटर या फिर एक्स हो गया है जो, वो क्यों नहीं प्रिफर किया, बिकॉज एक्स क्या हो गया है अब ना सर, पेड हो गया है बेसिकली। अब उनको भी पैसे चाहिए अपने आप को चैनल बनाने के लिए, आप प्रमोट करने के लिए, तो इसीलिए एक्स तो आप अब छोड़ दें एक्स को। अगर ब्रांडिंग में काम करना है तो इंस्टाग्राम पे, या फिर जो है यूट्यूब पे, या फिर पिनिंटरेस्ट पे, रेडिट पे, इन पे काम कीजिए। ये इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बेसिकली रेडिट इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, और कहने में सुनने में तो ये भी आया था कि रेडिट और गूगल की आपस में एक पार्टनरशिप हुई है कंटेंट को दिखाने के, इसके लिए रिलेटेड समथिंग कुछ। तो
मे भी क्या तो पता। सर यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में बताइए थोड़ा सा, जी ताकि जी इसका बेनिफिट हम लोग डायरेक्टली उठा सकें। जी जो मैं जी अपनी टीम को बोलूँगा जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। जी जी। सो क्योंकि जैसे नए चैनल्स हैं वो कैसे ग्रो कर सकते हैं यूट्यूब पे? सर न्यू चैनल्स को ग्रो करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप अपनी वीडियो को बूस्ट कर दीजिए ओके। और दूसरा चैनल को बूस्ट कर दीजिए। चैनल को बूस्ट करने से क्या होता है, पहले तो सर इसमें ना दो कॉन्सेप्ट ये हैं कि आप की जो एडवर्टाइजमेंट चलती है ये डायरेक्टली यूट्यूब में भी चल सकती है। क्योंकि यूट्यूब के अंदर आपके पास यूट्यूब स्टूडियो के अंदर एक ऑप्शन होता है प्रमोशन करके। ओके। ठीक है, पर्टिकुलर वीडियो को आप प्रमोट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ आपकी वीडियो प्रमोट नहीं होती, वहाँ पे आपका चैनल भी प्रमोट होता है। ठीक है, दूसरा तरीका है ऐड चलाने का गूगल एड्स के थ्रू डायरेक्टली। वहाँ पे आपको कैंपेन क्रिएट करना पड़ता है ब्रांड और रीच अवेयरनेस के लिए। ठीक है, वहाँ पे फ़ायदा होता है व्यूज़ में, बिकॉज व्यूज़ वहाँ पे सस्ते मिलते हैं। ओके। ठीक है, लेकिन अगर आपको चैनल ग्रो करना है तो आपको यूट्यूब के अंदर प्रमोट करके ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज उसके अंदर ऑप्शंस क्या हो जाते हैं कि आप जब अपने चैनल को यूट्यूब में डायरेक्टली प्रमोट करते हो ना, तो बिना वीडियो के भी कई बार यूट्यूब में सर्च में आपका चैनल का नाम आ जाता है और ओके। वहाँ पे आपको सब्सक्राइबर्स बनते हैं। ठीक है, अब हम ये तो आपको नहीं कह सकते कि वो सब्सक्राइबर यूज़फुल हैं या नहीं है, लेकिन इनिशियल चैनल ग्रोथ के लिए कि कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आपके चैनल पे लेट सपोज यूट्यूब सर्च से डायरेक्टली आ गया, लेकिन उसने देखा कि आपके चैनल पे तो सिर्फ 10 सब्सक्राइबर हैं, तो क्या ही वीडियो डाली होगी इन्होंने। ठीक है, तो इसी चक्कर में उसको दिखाने के लिए कि हाँ 1000 1500 2000 सब्सक्राइबर है, तो आपको फिर यूट्यूब एड्स चलाने पड़ते हैं इनिशियल बूस्ट के लिए। लेकिन ये चैनल ये सब्सक्राइबर्स आप वैसे भी परचेस कर सकते हो, जो फाइवर वगैरह बेचते हैं वहाँ से भी परचेस कर सकते हो, लेकिन वो तो रहते नहीं है, कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही अनसब्सक्राइब होने लग जाते हैं धीरे 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 करके। तो कोई वो फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। उसको यूट्यूब पेनलाइज नहीं करता, ब्लैकलिस्ट नहीं करता कि भी आपने अभी तक तो सर यूट्यूब ने कुछ ऐसा करा नहीं है, लेकिन हाँ यूट्यूब के रिसेंटली अब कुछ अपडेट्स आए हैं। अब जैसे कि यूट्यूब की वीडियो जब हम किसी पेज में डाल रहे हैं या फिर वेबसाइट के किसी पेज में डाल रहे हैं, तो एक गूगल वेब मास्टर में न्यू एरर आ रहा है, वीडियो इज़ नॉट द मेन कंटेंट ऑफ द पेज। इस तरीके से एक एरर आ रहा है अभी करेंटली वेब मास्टर में। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेज को इंडेक्स नहीं कर रहा है वेबसाइट की, वो पेज को इंडेक्स कर रहा है, लेकिन जो आपका वीडियो स्निपेट अलग से बनता है वेबसाइट के अंदर सर्च कंसोल के अंदर, वो वहाँ पे उसको इंडेक्स नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, आगे इसको रेक्टिफाई कैसे करेगा, ये चीज़ों के बारे में अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, बिकॉज ये अभी रिसेंटली ही शुरू हुई है, 1.5-2 महीना ही हुआ है इस प्रॉब्लम को भी शुरू होते ही होते, तो वर्क करा जा रहा है इस पे भी। इन शॉर्ट की ऐसा कुछ कर रहा है गूगल की, जैसे पेज है उसके ऊपर कंटेंट, आपने अच्छा सा कंटेंट लिखा, जी वो कंटेंट लिखने से क्या होगा, उस पर ट्रैफिक डाइवर्ट होगा और आपने यूट्यूब का वीडियो लगा जी, दिया, तो अब ये दोनों चीज़ें रेलेवेंट नहीं ये है। दोनों चीज़ें रेलेवेंट नहीं है। हमारे हिसाब से तो रेलेवेंट हैं, लेकिन वो गूगल के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब कब रेलेवेंट होंगी, कैसे रेलेवेंट होगी, उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च अब करनी पड़ेगी ठीक अभी है। कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, है ठीक है। ना। तो सर एक कंसेप्ट जैसे हमने बात की है कि एडवर्टाइजमेंट की, तो जो ये एडवर्टाइजमेंट की हम बात कर रहे हैं ये पीपीसी ही जी की बात कर रहे हैं, जी राइट? जी। तो डू यू थिंक कि पीपीसी गिव ए गुड रिजल्ट? क्या कन्वर्जन रेट रहता है मार्केट में इसका? सर पीपीसी आपको रिजल्ट देगा, लेकिन तब तक नहीं देगा जब तक जो है आपकी ब्रांड वैल्यू या फिर वेबसाइट अच्छी नहीं हो। मतलब आपने सपोज कीजिए कि वैसे तो पीपीसी में सर कन्वर्जन रेट ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज क्या होता है पीपीसी सर्च पे चलती है, सर्च इंजन पे चलती है। अब सर्च इंजन का मतलब क्या होता है कि बंदे इंसान की क्वेरी को सॉल्व करना। जब कोई इंसान क्वेरी कर रहा है कि इसका मतलब है उसको नीड है, उस चीज़ की उसे नीड है, इसीलिए पीपीसी कन्वर्जन ज़्यादा होता है रेदर देन इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम एड्स हो गया, इनसे कन्वर्जन रेट पीपीसी का ज़्यादा होता है। जैसे सपोज करो कि मैं प्लम्बर नियर मी चेक कर रहा हूँ, तो प्लम्बर नियर मी कीवर्ड में सबसे पहले तो आपको फिर मैप स्निपेट ही आ जाएगा। राइट। ठीक है, मैप स्निपेट में भी आपका स्पॉन्सर्ड चलता है, गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग का आपका मैप स्निपेट का उसके अंदर स्पॉन्सर्ड चलता है, वो भी आप गूगल एड्स के थ्रू भी चला सकते हो और डायरेक्टली माई बिजनेस लिस्टिंग से भी चला सकते हो। बस दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है कि आपको टारगेटिंग ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं अगर आप गूगल एड्स के थ्रू चलाओगे, और इसके थ्रू चलाओगे तो आपको टारगेटिंग ऑप्शंस कम मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह टारगेट करने के लिए
ऑप्शंस बहुत कम है गूगल एड्स इसके अंदर, माय बिजनेस लिस्टिंग के अंदर, लेकिन एड्स के अंदर वो थोड़े से ज़्यादा हैं। तो पीपीसी आप चलाओ, लेकिन पीपीसी तभी चलाओ जब आपकी वेबसाइट का कंप्लीट एसईओ हो रखा हो, बिकॉज जब तक आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा नहीं होगा और एलिमेंट्स वैसे नहीं लगे होंगे जैसे कि आपका कॉम्पिटिटर लगा रहा है, या फिर आपकी वेबसाइट जिस तरीके से कॉम्पिटिटर की वेबसाइट जिस तरीके से रैंक कर रही है, तो पीपीसी चलाने में कोई फ़ायदा नहीं होगा सर, वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा टोटल। तो अभी इन शॉर्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर हम एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं सोशल मीडिया पे, तो जी। वहाँ पे तो हम अपने यूजर्स को फोर्सफुली कोई कंटेंट दिखा रहे हैं या अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, तो उसको जबकि ज़रूरत नहीं है, तो वो मे बी वो देखे या ना देखे, अगर जी। वो देखे या ना देखे इट डजेंट मैटर, बट हमारा चार्ज तो कट गया। जी। और दूसरा तरीका ये है कि जब हम वही एडवर्टाइजमेंट पीपीसी के थ्रू, गूगल एडवर्ड के थ्रू लगाते हैं, तो वहाँ पे जो यूज़र है, जो जेन्युइन यूज़र है, वो गूगल को जाके सर्च करेगा, जी। तो ही वो आएगा, जी। राइट? जी। तो इसलिए आपके अकॉर्डिंग की जो बेनिफिट उसमें है, अगर हम गूगल एडवर्ड में अगर लगाते हैं पैसा। जी सर, दोनों चीज़ों का सर अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट ऑफ बेनिफिट है। जैसे लेट सपोज आपको कोई क्लोथ लेना है, तो वो आप कभी गूगल पे ऐसे सर्च करके नहीं लोगे, या तो आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे चले जाओगे, अमेजोन पे चले जाओगे, ऑब्वियस ठीक है। लेकिन इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग या फेसबुक एड्स में क्या होता है कि जब कोई यूज़र ऐड देखता है और उसको कुछ अच्छा लगता है, तो वो खरीद लेता है। खरीद लेगा। हमें इसी पॉइंट पे आने वाला था अभी। ये डिफरेंस है आपका फेसबुक एड्स में और क्या कहते हैं पीपीसी के अंदर। पीपीसी बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता है। मतलब जिस चीज़ की यूज़र को नीड है, अगर आप उस चीज़ के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो तो आपको बेनिफिट होगा। वैसे तो बेनिफिट आपको पीपीसी में होगा, लेकिन पीपीसी में तभी होगा जब तक यूज़र को नीड है, नहीं होगी तो फिर क्यों जाएगा वो, इन शॉर्ट आना क्यों है इसमें। गूगल की जो एड सर्च इंजन से जो रिजल्ट्स आते हैं वहां पे जरूरत के अकॉर्डिंग चल रहा है जी। और अदर देन दैट सोशल मीडिया वो पे ब्रांड चल रहा है। अवेयरनेस के लिए, रीच के लिए चल रहा है, और पसंद आ गया तो लेगा, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। लोगों को लालच दिखा के लोगों को ये लालच दिखा के एंगेजिंग वीडियो है। जैसे आजकल मैंने, गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो एक छोटा सा कूलर देखा है मैंने, आजकल वो 1200-1000 रुपये का करीब बेच रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे उसी की वीडियो चल रही है, और साथ में वीडियो में बता रहे हैं कि लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो इस टाइप के एंगेजिंग प्रोडक्ट्स की जो अगर रील्स या फेसबुक एड्स के बनाते हैं, तो यहाँ पे एफिलिएट भी काम करता है, और यहाँ पे ये भी काम करता है आपका ई कॉमर्स भी पूरा का पूरा, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि एक तो ज़रूरत की भी है, और दूसरा क्या है कि वो कूलर इतना अट्रैक्टिव है, छोटा सा है कि उसको देख के ही बंदा खरीदने लग जाता है ना। तो ऐसी एंगेजिंग वीडियोज़ अगर आप इंस्टाग्राम पे बना के उस पर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, तब तो आपको एक बार को बेनिफिट हो सकता है, वरना फिर कोई फ़ायदा एक नहीं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कंसेप्ट जो होता है, आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में, मतलब अगर एज ए बिजनेसमैन किसी को कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवानी, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ए गुड ऑप्शन? सर वो करानी पड़ती है बेसिकली, क्योंकि अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करेंगे ना, तो आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी। बिकॉज ब्रांडिंग के तभी होगी जब लोग आपको डायरेक्टली गूगल पे लिख के सर्च करना शुरू करते हैं, ओके। ठीक है। और जब तक आपकी रीच नहीं पड़ेगी, तब तक गूगल पे लिख के कौन सर्च करेगा, है ना। तो इसीलिए रीच बढ़ाने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमको सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब या ब्रांडिंग का सहारा करना पड़ता है। ये सब अभी हमने थोड़ा रिसर्च किया तो उसमें मैं देखा कि जैसे बहुत सारे लोग हैं ये जो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, अब वो दिखाते हैं कि हमारे पास 2 मिलियन है, 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और जब थोड़ा रिसर्च करो उनके कंटेंट के ऊपर, उनके कमेंट्स के ऊपर, तो साफ पता लगता है कि ये तो Fake है। फेक है। जी। जी। सो वो भी तो एक टाइप से नेगेटिव पॉइंट रह जाता है, क्योंकि जिस ऑडियंस तक हमने रीच करनी है, वो ऑडियंस तो वो है नहीं है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता ना कि ये कौन बंदा है। सर क्योंकि अभी इस मार्क जुकरबर्ग जब फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ एल्गोरिथम अपडेट निकालेंगे ना, जैसे गूगल बहुत एक्टिव हो गया, सुंदर पिचाई जी बहुत एक्टिव हो रखे हैं, निकालने में लगे हुए हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि सर फेसबुक और इंस्टाग्राम ने जब से अपना फेसबुक इंस्टाग्राम बनाया, कोई अपडेट ही नहीं निकाला इसके बाद। ओके। जैसे चल रहा है चलते रहने दो। तो जब अपडेट कोई निकालेंगे तो इनको भी लग जाएगा पता। लेकिन हम तो यही बोलेंगे लोगों को कि जेन्युइनली चलो, हम थोड़ा ना ऐसा बोलेंगे कि आप 1-1.5 मिलियन सब्सक्राइबर खरीद लो या फॉलोअर्स खरीद लो और आपसे उसका काम हो जाएगा, Obvious है, है ना। obvious तो है। वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है टोटली। और वो आप अपने आप को गुमराह कर रहे हो। मतलब जो बिजनेस ऐसा कर के चला रहा है ना कि मैं 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर उसने खरीद लिए और उसको देख के लोग खरीद करेंगे, तो आपके पास तो वीडियोस में 0 व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर आपके पास 1 मिलियन है, तो वो यूज़र बेवकूफ़ थोड़ा ना, वो तो देखेगा। एक
आपसे एक सजेशन टाइप का होगा या फिर एक क्वेरी कह सकते हैं जी उसको। अगर हमारे पास एक यूज़र आता है जी और वो यूज़र है डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी नॉट डिजिटल मार्केटिंग, मे बी सम सर्विस जी जी इंडस्ट्री, सम सर्विस इंडस्ट्री है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करोगे कि शुड ही गो फॉर पीपीसी, गूगल एडवर्ड्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, हाउ कैसे आप उसका प्लान करोगे? सर, मैं उसको सबसे पहले, अगर सर्विस इस तरीके की है कि जो यूज़र को नीड है, तो मैं उसको पीपीसी सजेस्ट करूँगा। और ब्रांड वैल्यू ब्रांडिंग करने के लिए मैं उसको पीपीसी के साथ यूट्यूब एड्स चलाने के सजेशन दूंगा। अब यूट्यूब एड्स वो कैसे चला सकते हैं, मैं उसको यही बोलूँगा कि यूट्यूब एड्स आपको अपने रिलेटेड वीडियो के चैनल्स के प्लेसमेंट पे चलाना है। ओके। ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हो कि आपको डायरेक्टली गूगल एड्स पे जाना है, ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन क्रिएट करना है, और उसके अंदर आपको ना ऑडियंस के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा प्लेसमेंट करने के लिए। अब उस प्लेसमेंट के अंदर आपको अपने कॉम्पिटिटर का या फिर जो भी आपकी वीडियो का रिलेटेड चीज चैनल है, उनके चैनल्स के आईडीज या फिर चैनल के यूआरएल डालने हैं। तो डालने के बाद आपकी एक ऑडियंस क्रिएट होगी। ऑडियंस क्रिएट होने के बाद वो आप कैंपेन क्रिएट कर देना, सबमिट कर देना। तो जब आपका ऐड चलेगा, अब जो आपका ऐड चलेगा वो उन्हीं के चैनल्स पे ही चलेगा जो आपके कॉम्पिटिटर है और जो आपके रिलेटेड ऑडियंस है। तो वहाँ से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ना आए, लेट सपोज आपके अगर वीडियो पे भी ट्रैफिक आता है, यूट्यूब से वीडियो पे ट्रैफिक आता है, तो ऑब्वियसली आपसे रिलेटेड यूजर्स ही हैं वो जो हैं। अब जब वो यूज़र आपकी वेबसाइट पे भी आ गए, लेट सपोज आपकी वेबसाइट पे भी आ गए, तो आपके पास गूगल के अंदर एक ऑप्शन होता है, गूगल एनालिटिक्स के अंदर ऑडियंस क्रिएट करने का। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम लोग वेबसाइट पे यूज़र आने के बाद ऑडियंस क्रिएट करते हैं, और उस ऑडियंस के ऊपर फिर हम पीपीसी एड्स या यूट्यूब एड्स चलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि गूगल को भी ये समझ में आ जाता है कि हाँ, हम ऐसे ही यूज़र्स को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं और किसी यूज़र को हमें ऐड नहीं दिखाना। ओके। ठीक है, तो उससे जो है आपकी और टारगेटिंग अच्छी हो जाती है। टारगेटिंग वैसी हो जाती है कि हाँ, आप जैसे स्पेसिफिक ऑडियंस को आप देखना चाह रहे हैं तो वही करते हैं। तो इसे सर्विस इंडस्ट्री के लिए आप लोग पीपीसी चलाएं, उससे पहले एसईओ करें। अगर एसईओ नहीं किया है तो पीपीसी मत चलाएं। डायरेक्टली ऐसा मत करना कि वेबसाइट तैयार करी है और उसमें चल रहा है लॉरेम इप्सम कंटेंट और आपने चला दिया गूगल एड्स। ओके। जेन्युइन बात है। और सर एक चीज़ और देखिए, जैसे अब हमने एक वेबसाइट बनाई है, कंटेंट वगैरह डाला है, सब कुछ किया है, और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है। तो यूट्यूब चैनल है तो अब ये है कि यूट्यूब चैनल पे वीडियोस ज़्यादा होंगे, जी तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी वो वीडियोस प्लेस कर जी सकते हैं, सर। राइट? तो अभी आपने जैसे बताया था कि यूट्यूब उसको कंसिडर करता है कि वीडियो इज नॉट अ कंटेंट ऑफ द पेज। ये आजकल एक न्यू एरर आ रहा है सर्च कंसोल के अंदर, जिन पेजेस के अंदर वीडियोस लगी हुई हैं उन पे कुछ इंडेक्स हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं। जिन जो अब हमने इनका एक सॉल्यूशन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक पेज के लिए कामयाब हुई, लेकिन वो 5 पेजों के लिए कामयाब नहीं हुई। तो इसलिए अभी मैंने आपको बोला कि उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। क्योंकि हमने उस पर किया था, हमने क्या करा है कि जब हमको ये एरर आया तो हमने इंडिविजुअली सिंगल पेज बनाया सिर्फ उसी उसी वीडियो के लिए, और अपने मेन कंटेंट में एज अ ट्यूटोरियल उसको लिंक किया कि व्यू दिस ट्यूटोरियल फॉर दिस कंटेंट है, इस तरीके से। ओके तो ओके। उस तरीके से एक इंडिविजुअली डेडिकेटेड पेज वीडियो का बन गया। अब हमारे वेबसाइट में 5 पेजेस पे हमने वीडियो ट्राई करी थी, 5 में से 4 में एरर आ गया था। यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो इज नॉट द मेन कंटेंट ऑफ द पेज। अब ऐसा करने के बाद, डेडिकेटेड पेजेस क्रिएट करने के बाद, वीडियो साइट मैप क्रिएट करने के बाद, यही एरर 3 पेजेस में आ रहा है। अभी भी एक पेज इंडेक्स हुआ है इनमें से। तो इसका मतलब है कि ये काम कर तो रहा है, लेकिन ये प्रॉपर पूरा काम नहीं कर रहा है। थोड़ा अब और होमवर्क करना पड़ेगा। ये क्यों प्रॉपर पूरा काम नहीं कर रहा है, इसके लिए थोड़ा सा और होमवर्क करना पड़ेगा कि हाँ, बेसिकली। तो सर अभी आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का क्या फ्यूचर स्कोप चल रहा है? क्या कुछ नया आने वाला है, यही चलेगा, या अभी क्योंकि जब हम अपना सोशल मीडिया ओपन करते हैं वहाँ पे हमारे रेलेवेंट कंटेंट तो कम दिखता है, जस्ट लाइक अ फेसबुक, वहाँ पे तो सभी दुनिया की एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, हमारा खुद का कंटेंट तो कहीं दिख ही नहीं रहा होता, ना हमारे फ्रेंड सर्कल का आ रहा होता, सारी दुनिया के फीड्स में सब कुछ चल रहा होता है। सो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि यही चलता रहेगा? सर,
मेरे को तो यही लगता है कि ऐसा ही चलता रहेगा कि ऑर्गेनिक रीच कम होती रहेगी और पेड रीच बढ़ती रहेगी। लेकिन वही आखिरी में वही बात हो जाती है कि पेड रीच करके तब तक फ़ायदा कुछ नहीं है जब तक आपकी वेबसाइट या फिर आपका ऑब्जेक्टिव सही नहीं हो। ओके। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही नहीं है वेबसाइट का, या फिर आपकी कंपनी ही ऐसी है कि जो कर कुछ और रही है लेकिन आप प्रमोट कुछ और कर रहे हो, तो उस चीज़ में ना फेसबुक कुछ कर सकता, ना फिर इंस्टाग्राम कुछ कर सकता, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो सर एक चीज़, जैसे अब हम अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ जा रहे हैं, सो आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जैसे आपने स्टार्टिंग में अपना प्रोफाइल चेंज करके डिजिटल मार्केटिंग में आए, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो अभी आपका जो बिज़नेस है, आपकी कंपनी है, वो किन किन चीज़ों में काम कर रही है, आपने कैसे उसमें काम किया और मार्केट में क्या ग्रोथ रेट है उसका? सर बेसिकली इस समय हमारे पास सर्विसेज हैं। तो कंटेंट राइटिंग की सर्विस है, और कंटेंट राइटिंग सर हम इस तरीके से ऐसा नहीं करते कि हम एआई से कंटेंट इन्फॉर्मेशन लिया और बना के रख दिया, ऐसा नहीं है। हम वेल रिसर्च कंटेंट प्रॉपर बना के रखते हैं अपने कॉम्पिटिटर को चेक करके। और दूसरा, हम अपने कंटेंट में कोशिश ये करते हैं कि पीपल आल्सो आस्क के सेक्शन में जो कीवर्ड्स हैं वो अपने वेबसाइट में एज अ सब हेडिंग यूज़ किया जाए, और उन सब हेडिंग्स का कंटेंट उसी तरीके से डाला जाए जो पीपल आल्सो आस्क में गूगल रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। और कोशिश हो सके तो उसको और डीपली एक्सप्लेन किया जाए, बिकॉज कॉन्सेप्ट अब क्या चल रहा है कि अब वो लेंदी आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट चला गया सर, कि 2500 वर्ड का कंटेंट डाल दिया, 3000 वर्ड का कंटेंट डाल दिया और आप रैंक कर जाओगे, लो भाई क्योंकि तेरे पास कंटेंट ज़्यादा है तो रैंक कर गया। वो नहीं हो गया, अब वो ख़त्म हो चुका है। अब गूगल को क्या चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर स्पेसिफिक आंसर चाहिए उसी टॉपिक के ऊपर, और उतना ही पार्ट वो अपने स्निपेट में या फिर पीपल आल्सो आस्क में या फिर जहाँ भी उसको दिखाना हो एआई और में उतना ही पार्ट दिखाएगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं दिखाएगा उसमें वहाँ पे। सो लोग जो आपके पास जैसे कस्टमर आते हैं वो मेनली फोकस करते हैं गूगल के ऊपर रैंकिंग पे ही, या अदर ब्राउजर्स को, सर्च इंजन्स को भी कंसीडर सर करते हैं? अदर सर्च इंजन्स तो सर अभी नेग्लिजिबल है, बिकॉज 91% जनता लगभग जो है आपका गूगल यूज़ करती है। और इसका एक मेन कारण ये भी है क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ़ोन्स एंड्रॉयड है, और एंड्रॉयड गूगल का है। गूगल बाय डिफ़ॉल्ट उसमें गूगल क्रोम इंस्टॉल करके भेजता है, तो कहाँ जाएगी जनता, गूगल क्रोम पे जाएगी, और गूगल पे बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ही होता है। चाहे आप सेट कर लो बिंग, आपकी मर्जी है, लेकिन गूगल से अच्छी, मतलब इस समय करेंटली गूगल से अच्छे फीचर्स तो कोई नहीं दे रहा ना सर। माई बिजनेस जैसे गूगल माई बिजनेस, ऐसा बिंग का कोई सेक्शन नहीं है, बिंग का मैप्स का कोई सेक्शन नहीं है ऐसा। और याहू तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि याहू तो अब बिंग का पार्ट हो गया है इस समझ। ओके। तो 2% सर है जो याहू वगैरह यूज़ करते हैं, बाकी 98 से 99% लोग करीब याहू वो बिंग और गूगल ही यूज़ करते हैं, जिसमें से 91% गूगल ही है। तो अब हमारे पास कोई चांस नहीं है सर, ऑप्शंस नहीं है। हम तो चाहते हैं कि गूगल के अलावा कुछ और भी आए, ताकि ये अपनी मनमानी ना कर सके कि हर दूसरे तीसरे दिन अपडेट निकालता रहेगा और इधर उधर की चीज़ें करता रहेगा। तो सही फिर बात है, कैसे हो सही पाएगा, बात है। है ना। अब जो चीज़ बिंग पे नंबर 1 पे रैंक कर रही है वो गूगल में सर्च में है ही नहीं, तो इसका मतलब है बिंग का एल्गोरिथम गलत है, या फिर फेसबुक के या फिर गूगल के एल्गोरिथम गलत है। इन दोनों में से कोई तो गलत है। तो सर वो तो उनका अपना ऐसा लगता है है ना ना। कि अपना ही माइंड सेट है कि हमने ऐसे बंदे को फर्स्ट करना है या सेकंड करना है। सो थैंक यू संकेत सर, आपने अपना टाइम दिया है कीमती हमारे पॉडकास्ट के लिए, और हमारे व्यूअर्स को काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन शेयर की है। इन फ्यूचर हम आपसे और भी पॉडकास्ट करेंगे और आपकी नॉलेज शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।